देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। अजीब सी हालत है। 9 घंटे तवील पार्लिमानी इजलास की खबर जब से पड़ी है, अजीब सा हो गया हूँ, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, या यूँ कह लीजिए कि अवामी ज़ुबान में कन्फ्यूज़ आ गया हूँ। कारकर्दगी चाहे जैसी भी हो, पार्लिमानी तारीख का एक अहम तरीन दिन 9 घंटे तवील इजलास था और बताया गया था कि वज़रा की कारकर्दगी को जांचने के लिए, कारकर्दगी ख्वाह जैसी भी हो, लेकिन बहरहाल तरक्की पास ही सही, कुछ को पास भी कर दिया गया, बल्कि एक वज़ीर मौसूफ़ को तो बाकायदा प्रमोशन भी नसीब हुई है। वज़ीर मुमलिकत से बाकायदा वज़ीर बना दिए गए। मैं जहाँ हूँ वहाँ आवाम को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। थर से लेकर के बर्बाद कराची तक आवाम पीने के पानी के डोंगे लिए एक दूसरे से पानी मांगते फिर रहे हैं, और ये सूरत-ए-हाल 70 बरसों से। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा बंदूक उड़ से टार्जन बने कराची की सड़कों पर स्टंट्स फरमा रहे हैं, और वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। वेल सेड। वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश हैं, तो फिर हमें वज़ीर आज़म से खुश, मेरा ख्याल है ये सवाल है बहुत सारे अज़हान के लिए, या कम अज़ कम उन लोगों के लिए जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिए थे। फैसल वावडा साहब कभी गन लगाए आवाम को अपनी बहादुरी की दास्तानें सुना रहे होते हैं, कभी गुलदस्ते पेश कर रहे होते हैं, अयादत जिसको कहते हैं कि सेहत के लिए नवीदें दे रहे होते हैं। अपना असल काम फैसल वावडा साहब ने कब किया था? एक दफ़ा किया था, जिसके जवाब में वज़ीर आला साहब ने उनको वॉल्व मैन की नौकरी ऑफर कर दी थी। दैट्स इट। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अपनी बदकलामी बदजुबानी के सबब पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, चेयरमैन सेनेट ने पहली मरतबा किसी हुकूमती तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ऐवान में जब कभी भी हो तो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल अपने उरूज पर होता है। यह तारीख की पहली हुकूमत है कि जिसने अपने वज़ीर मौसूफ का कांधा थपथपाया है। इस बार भी वेल सेड। लोग शायद बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वज़रा की तब्दीली एंड ऑल दैट, लेकिन तब्दीली है कहां? वज़ीर आज़म मगर इनसे भी मुतमईन। वफाकी वज़ीर रेलवे जो 8 मरतबा वज़ीर होने को अपने लिए बड़ा कोई अल्लाह मियाँ की सौगात समझते हैं, हालांकि ये वजारतें उन्होंने चलाकियों से हासिल की हैं, खुशामदों से हासिल की थी। उनकी अपनी मेरिट इसमें कहीं भी नहीं होगी यकीनन। शेख रशीद अहमद साहब की लंतरानियों से कौन वाकिफ नहीं है? ना हादसात पर काबू पाने का कोई निज़ाम वज़ा किया गया, ना रेलवे मुनाफा बख्श इदारा बन पाया, ना हम अंग्रेज दौर की फरसूदा रेल निज़ाम से निजात हासिल कर पाए। उसके बावजूद शेख रशीद की कारकर्दगी पर डेस्क बजाए गए, जहां सर पर हाथ रख लेने चाहिए थे, आंखों से आंसू गिरने चाहिए थे, वहां वफाकी काबीना पार्लिमानी इजलास 9 घंटे तक ये टाइम पास कर रही थी। वज़ीर आज़म मगर वज़ीर मौसूफ की कारकर्दगी से खुश हैं। ये मकाम अफसोस मेरे और आप जैसों के लिए जो तब्दीली ढूंढ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि फिर यह तय हुआ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सदर आरिफ अलवी हो या आसिफ अली जरदारी हो, आवाम की मुझ जैसों और आप जैसों की किस्मत में महज ठोकरें, रुसवाइयां और पशेमानी है। वज़ीर आज़म मौसूफ पिछले दिनों कराची भी तशरीफ लाए। कराची वाले शायद उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैं बहरहाल उन बेवकूफ़ों में से नहीं था कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पोर्ट कासिम के मुलाजिम थे। वज़ीर आज़म इधर गवर्नर हाउस में कदम रंजा फरमा चुके थे और यहाँ इन सब की होलसेल में जूतेबाजी शुरू हो चुकी थी। इन बेचारों को, इन अकल के मारों को, इन अकल के अंधों को तनख्वाह चाहिए थी। बताइए, गज़ब खुदा का। सरकारी मुलाजमत मिली वो कम था, अब इनको तनख्वाह भी दीजिए। तब्दीली वही तो होती है, काम करो तनख्वाह ना मिले। अली जैदी साहब वहां गवर्नर हाउस के बाहर मुकराती फरमा रहे थे। फैसल वावडा साहब कह रहे थे कि जी ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जगह है, यहां पे हम सियासी बातें नहीं करें। हुजूर मेरा प्रोग्राम मुंतज़िर, आइए मुझसे बातें कीजिए। तब्दीली, फैसल वावडा साहब ने वैसे अपनी वजारत में कौन से किले फतह कर लिए? गुरदासपुर के किले को इन्होंने फतह किया था।
कितनी तोप तलवारें इन्होंने चलाई हैं अब तक। मुराद सईद साहब की जो प्रमोशन हुई है, उन्होंने वो मशहूर ज़माना स्पीच आज भी यूट्यूब पे, इमरान खान इधर वजीर आजम बना और अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे, इनसे पूछो इनकी जेब से ठन्नी उड़ करके भी वजीर आजम की उधर से गई, अरबों डॉलर तो गए जहन्नम में। वजीर मौसूफ से जरा ये तो पूछो कि बाकायदा इन्हीं हरकत और सकनात के सबब आप एक बाकायदा सनद याफ्ता वजीर बन चुके, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम गए इधर उधर, आपको तो मुआवजा मिल गया। फवाद चौधरी साहब से यह पूछना है कि उनके दामन में मीडिया वालों की सिस्कियों आहों के सिवा और क्या है? अपोजिशन चोर है, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन है, आप हुकूमत में आप आजी हैं। मीडिया अपनी बदबख्ती का नोहा खुद पड़ रहा है। इसी मीडिया को तमन्ना थी ना तब्दीली की, भुगतो। इससे पहले कि तब्दीली का मजीद पोस्टमार्टम हो, यहां वक्त हुआ है कि मैं अपने जज्बात को थोड़ा सा ब्रेक दूं। अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे नासिर खान मूसाजई, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस्लाम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे मालूम करेंगे कि 9 घंटे का ये जो तवील बेकार में मैच खेला गया, इसकी वजह क्या थी, इससे हमें मिल क्या गया। यहाँ वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं उठाए गए सवालात का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली नासिर खान मूसाजई साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर हैं सर? अल्लाह का फज़ल। अच्छा सर, उम्मीद करता हूं कि अब जो कुछ भी होने वाला है उस पर बुरा न मानते हुए मुझे आप ज़रा थोड़ा सा ज्ञान बख्शेंगे। ये मुझे बताइए सर, ये पार्लिमानी तारीख का इतना लंबा रिकॉर्ड आप लोगों ने ब्रेक किया है, 9 घंटे तवील सेशन हुआ, उस सेशन के बाद जो कुछ हुआ वो तो वही खोदा पहाड़ निकला चुहा था। एक नोटिफिकेशन जारी होता, तमाम लोगों को अच्छे अच्छे नंबर्स दे दिए जाते और उसके बाद ऐवान वज़ीर आज़म से ये कह दिया जाता कि जमहूरियत के लिए फ़रोग़ के लिए तमाम लोगों की कारकर्दगी ज़बरदस्त है, इनको नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये इतना लंबा टाइम पास करने की क्या ज़रूरत थी? सदीकी साहब, मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि ये पार्लियामान की तारीख़ की पहली दफ़ा इतना बड़ा सेशन हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में या कैबिनेट की तारीख़ में हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टरों से पूछ गछ की है, उनसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा है और आइंदा के लिए जो प्रोजेक्ट, जो उसके जो एम है, जो वो सेट किए हैं। मेरे ख्याल में ये उसको अगर हम ये कह दे कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में अपने किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ही मिनिस्टरों की अकाउंटेबिलिटी की है और उनकी तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं रियासत मदीना की जो रियासत की वो फलाह जो है उसकी बुनियाद वो रखने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में यही सारी चीजें। सर मैं यकीन यानी आपकी बात को बिल्कुल मैं काटता नहीं, तो हम आप जो कह रहे हैं मेरे सर आंखों पे, इसलिए कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, इस्तेहकाक असल में आपका होता है, हम लोग तो खैर मालिक लोग आप हैं, हम लोग तो आवाम हैं। सर मुझे ये बताइए, रियासत मदीना की बात तो मेरे ख्याल है अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रियासत मदीना में अगर फैसल वावड़ा होते तो उनके साथ बड़ा लंबा कोई हिसाब किताब हो जाता। रियासत मदीना में अगर कोई तोप तमंचा लेकर के अपना काम छोड़ करके रेंजर्स को आकर के दिखा रहा होता कि देखो ऐसे चलाते हैं गोली, तो फिर वहां अगर उनके साथ वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है तो मदीने वाले ही निमट लेते। मेरे ख्याल है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखो आपने कहा कि आप पार्लियामेंटेरियन है और आपकी वो है मालिक है। नहीं, ये जो कुछ भी इमरान खान साहब कर रहे हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए करे, चूँकि 70 साल से जो कौम ने अवाम को मुंतखब किया, फिर मिनिस्टरों से किसी ने पूछा नहीं कि क्या हुआ है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है और अवाम ने किस लिए वोट दिया है और उसने क्या डिलीवर किया है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, देखो अभी आगाज़ है, अभी स्टार्ट है, 3 माह हो गए, 100 डेज हो गए और नेक्स्ट 100 डेज के लिए उन्होंने प्लान दिया है। देखो ये बहुत अचीवमेंट है इमरान खान साहब की कि वो अपने मिनिस्टरों से कमिंग 100 डेज के लिए प्लानिंग मांग रहे हैं कि आप जी आने वाले 100 डेज में क्या अचीव कर रहे हैं, क्या आपके टारगेट है। अच्छा तो सर, पता कलामी की दोबारा गुंजाइश निकालते हुए आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। आपकी बात ठीक है कि ये अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 100 दिनों में जो कुछ किया
यकीनन उसका भी जिक्र हुआ होगा इस एक सेशन में। फैसल वावडा ने अगर हम बात करें, उन्होंने कितने डैम अकेले बना दिए, पानी के कितने दरिया अकेले इंडिया से जाकर के उन्होंने हमारी तरफ मोड़ दिए। ऐसा क्या तमंचा तोप तलवार चला ली इन्होंने कि जिस पे वजीर आजम ने इनकी पीठ थपक दी? सर मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। देखो फैसल वाडा को मेरे ख्याल में अगर आप देख ले तो उसने हर इशू पे बात की है, और ख़ासकर जो कराची के लिए जो उनकी वाटर क्राइसिस है उसके लिए। देखो ये हम पाकिस्तानी हैं, आप ज़्यादातर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसने जो वाक़या हुआ है उसमें क्यों उसने पिस्तौल उठाई है। देखो उसने ये कह दिया है कि जनाब ये हम सब का पाकिस्तान है और हमें सब के लिए वो करना है। डेफिनेटली वो भी चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो डैम पे बात करना चाहते हैं। बात को थोड़ा सा काटने की जिसारत कर रहा हूं, प्लीज मेरी गुस्ताखी को माफ फरमाइएगा। आपके 2-3 एमएनएज हैं जिनको शौक है, जो 2-3 वुज़रा है, एमएनएज नहीं, जिनको शौक है यूट्यूब के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करने का। मैं अपने प्रोग्राम में एक एक करके उन सब का जिक्र कर भी चुका हूं। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के बावजूद कि जो एक ऐसे फोरम पर, एक ऐसे न्यूट्रल फोरम पर या एक अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस के लिए पेश करे। अच्छे अच्छे हलवा प्रोग्रामों के लिए तो हर आदमी के पास वक्त होता है कि जहां कोई या तो सिर्फ नाजुक बैठी हुई कोई फुल टॉस दे रही हो, या तो कोई आप क्या खाते हैं टाइप का सवालनामा पेश कर रहा हो। मुझ जैसे रांदा दरगाह के पास आकर के कभी कोई यह बताने की जहमत नहीं करता कि फैसल वावडा का उस दिन बंदूक पकड़ना कौमी मफाद के हक में क्यों था। कोई मुझे यह बताने की कोशिश नहीं करता कि यूट्यूब पे वो जो अपने लड़कों के जरिए मूवी बनवा करके अपलोड करने का वो जो काम सौंप रखा है शहरियार अफरीदी साहब ने, प्लस आमिर लियाकत हुसैन ने, प्लस आलमगीर साहब ने, ये तमाम के तमाम लोग महज सोशल मीडिया पे कब तक जिंदा रहेंगे? सर मेरी तकरीर खत्म हुई। अच्छा सॉरी, बाद में आपकी आवाज सही नहीं आई मुझे, मैं दोबारा कह दूं सर? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि देखो बिल्कुल नहीं मुझे अच्छा। आपकी कुछ बात समझ आई है। देखो जो आप कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, डेफिनेटली जो आजकल जो कुछ कर रहा है वो अपने आप को सोशल मीडिया पे डाल के, ताकि वो बेशक उसके आपके नज़दीक ये एक अच्छा इकदाम ना होगा फैसल वाडा साहब का, लेकिन इससे पहले भी हो चुके हैं। अगर आपको याद होगा, अगर जो खवातीन, एक मर्द और एक मियाँ बीवी जो इस्लामाबाद में रोड पे आई और उसने वो हरकत की थी, तो इसमें भी एक यहाँ के मौसूफ मेंबर ने इस तरह हरकत की थी। सर उसने बाकायदा इंटरसेप्ट किया था, वो मेरे मामू के लड़के नहीं है, लेकिन उसने इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ा था और उस ड्रामे का ड्रॉप सीन जो है उसी मिनिस्टर के जरिए हुआ था, उसी एक रुकने पार्लियामेंट के जरिए। फैसल वावडा ने कितने लोगों को जन्नम हासिल किया? तो देखो शायद फैसल वाडा भी वो ड्रॉप सीन कर लेते, उनको भी वो भी पकड़ जाते अगर उनको मौका मिल जाता, लेकिन चूंकि ये दहशतगर्द थे और इससे पहले हमारे जो रेंजर्स थे, पुलिस थे, वहां पे एक्शन करके उसको एक्शन कर दिया था, लेकिन उसने भी मेरे ख्याल में अच्छा फैसल वाडा को जान छोड़ते हैं और जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा जी सर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेके चलना चाहता हूं। सिर्फ ये मेरा सदीकी साहब, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमें नियत को देखना चाहिए कि एक शख्स की जो भी हो, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसके हमें नियत देखना चाहिए कि वो कितना पॉजिटिव है और कितना वो नेगेटिव है। अगर उसकी पॉजिटिव सोच है, एक दहशतगर्द ने हमला कर दिया है, दुरुस्त है, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। सर मुझे ये बताइएगा, अब आते हैं मुराद सईद साहब, उनकी प्रमोशन हुई है। सर इस प्रमोशन की वजह जान सकता हूं? उन्होंने पहले कहा था कि इमरान खान जैसे ही इक़्तिदार में आएगा अरबों डॉलर, 200 अरब डॉलर, अगर मैं इफ आई एम नॉट सिवियरली बैडली मिस्टेकन, उन्होंने कहा था कि अगले ही दिन अकाउंट में उड़ते हुए आ जाएंगे। ना वो उड़ान अभी तक किसी ने देखी है, ना वो अकाउंट का पता चल रहा है। किसके अकाउंट में चले गए 200 अरब डॉलर? नहीं देखो, जब वो अपोजिशन में थे मुराद सईद साहब, तो वो कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब वजीर आजम पीटीआई हुकूमत में आ जाएंगी तो मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है वो खजाने में वापस आ जाएंगी। लेकिन उस बात को मेरे ख्याल में मनोहन वो उस पर अमल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट है, जो हमारी जो टीम है, वो इस पर काम कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं ताकि वहां से हमें
वो मिले, वो जहां पे पाकिस्तानियों ने वहां पे डिलीवर शिफ्ट किया है अपने पैसे, पाकिस्तान के जो चोरी का है या करप्शन का पैसा किया है, तो डेफिनेटली वो रातों रात नहीं आ सकता है। अगर आप इतने मैच्योर बंदे हो सदीकी साहब, क्या 100 डेज में या फर्स्ट डे आता है? इस बात पर जवाब देना लाजिम ठहरा, वरना मैं आपको बोलने देता हूं। अगर देखो पता है सर, नहीं सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहीं बैठा हूं। अगर 2-3 साल में ये पैसा वापस ना लाए, अच्छा सुनिए, तो फिर आपका, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे हमदर्द, आप मेरे रकीब, आप मेरे सब कुछ। सुनिए, पता है मैं मैच्योर उस वक्त होता हूं जब लोग अपोजिशन में होते हैं। जिस वक्त मैं नून लीग के बखिए उधेड़ता था, पीटीआई के सीनियर मोस्ट लोग जो इस वक्त वफाकी वुज़रा हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, रात को 1-1 घंटा टेलीफोन करके मेरी तारीफें किया करते थे कि कराची में इतना बड़ा बहादुर जर्नलिस्ट तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और अब जैसे ही पीटीआई हुकूमत में आई है, मैं जमहूरियत दुश्मन हो गया हूं। पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया विंग के लोगों को तबर्रा करने के लिए मेरे लिए रख छोड़ा है। आई डोंट माइंड, ठीक है, कीजिए। नून लीग का, अब आजकल नून लीग को मैं पसंद आ गया हूं। आजकल वैसे टेलीफोन मुझे नून लीग या दीगर लोगों की तरफ से आ रहे हैं क्योंकि मैं पीटीआई के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात हल्फिया बताऊं, मेरे सगे वालिद साहब की हुकूमत भी होती, मैं कलमा पढ़ के कहने के लिए तैयार हूं। और अगर ये सब कुछ जो मैं पहले देख रहा था नून लीग के दौर में और आज आपके दौर में देख रहा हूं, बखुदा कसम है मुझे उस पाक परवरदिगार की, मैं उस वक्त भी ये बात कहता। ये जो आपने मुझे इमेच्योरिटी का ताना दिया ना, ये इसलिए मुझ पर सूट नहीं करता क्योंकि मैं जो कुछ देख रहा हूं वो बता रहा हूं। सर, मेरी इमरान खान, मुराद सईद, फैसल वाउडा, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, शहरियार आफरीदी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैं तो कमीन हूं सर, आप तो मालिक लोग, मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछने की जिसारत कर रहा हूं और चूंकि सवाल मतलब का नहीं है इसलिए इमेच्योरिटी का ताना मुझ पे आ रहा है। अगली बात पे जाते हैं। सर ये मुझे बताइएगा, शेख रशीद अहमद साहब की कारकर्दगी पर डेस्क बजाए गए, ऐसे कौन से उन्होंने झंडे गुरदासपुर में गाड़े थे सर कि जिसका उन्हें सिला इस सूरत में मिला? सदीकी साहब, मैं आपकी आवाज़ चूंकि मुझे थोड़ी सी कट आ रही है, तो आपको मैंने मैच्योर बंदे, जो कि आप जैसे मैच्योर बंदों समझते हैं कि ये इतना हो, मैंने मैच्योरिटी की बात की है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने जो कहा कि पहले मैं पीटीआई के लिए अच्छा था और नून लीग के लिए, डेफिनेटली आप लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से पाकिस्तान के इदारे जो अच्छी सिमत की तरफ जा, अगर आप लोगों की क्रिटिसिज्म और आप लोगों की नज़र ना होती तो शायद हमारी जो वर्किंग स्टाइल थी या हमारी जो हुक्मरानी की तर्ज हुक्मरानी थी अवाम की, वो कुछ और तरफ आ जा रही थी। आप लोगों की नज़र से, आप लोगों की इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म की वजह से डेफिनेटली ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेशक मैं पीटीआई हुकूमत में होती हुई, हम जो देखो क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, उसका अगर पाकिस्तान की कोई इदारा फेल हो जाता है तो इसमें सिर्फ एक वजीर फेल नहीं होता है, बल्कि हम सारे फेल हो जाते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कौम, ये हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं अगर पीपल पार्टी पीटीआई खुदा न ख्वास्ता जो दूसरे लोगों से हम तवक्कुआत रखते थे, उनको वोट देते थे और वो डिलीवर न करते थे, खुदा न ख्वास्ता पीटीआई भी ना करते, तो मैं उसको अच्छा नहीं समझूंगा। ये हम लोगों के पीटीआई से तवक्कुआत है और अगर हम डिलीवर करेंगे तो ये उसमें पूरे मुल्क और पूरी कौम, बल्कि इवन अपोजिशन पार्टियों का भी फायदा होगा। क्योंकि इस मुल्क में हम रहते हैं, अगर यहाँ पे अमन होगा, अमन यहाँ पे खुशहाली होगी, यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो हम सबकी बेहतरी है। सिर्फ हुकूमत के लिए हमें सब ये नहीं करना चाहिए कि चलो जो भी हाल हो, लेकिन हमें हुकूमत में हमें इक़्तिदार मिले। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये मुझे बताइए, फाइनली अब हम आ गए हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। सर ये बताइएगा, अपनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, यू कांट डिनाई दैट, अपनी बदजुबानी और बदकलामी के सबब ये मेरे ख्याल पार्लिमानी तारीख के वाहिद मिनिस्टर होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिन्हें चेयरमैन सेनेट ऐवान में दाखिले पर बैन कर दिया, जिसके बाद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एतमाद इनको हासिल है, इसलिए इस एतमाद पर भी सवालिया निशान है। सर इन्होंने कौन सी तोप तलवार चलाई है? कल तक तो अगर हम तारीख को खंगालें तो इमरान खान साहब के बारे में जितनी प्यारी प्यारी बातें इनकी यूट्यूब पे आज भी मौजूद हैं, मैं तो जब सोचता भी हूँ तो वो कहते हैं ना, अब अगर याद भी करता हूँ तो कांप उठता हूँ, किस कदर रब्त मुझे उसकी नायात से था। सर सदीकी साहब, बात
दोबारा आपकी आवाज़ कट गई, लेकिन मैं आपको, आपने जो वज़ीर इत्तलात के बारे में बात की है, बिल्कुल वज़ीर इत्तलात हमेशा के तौर पर आप जितनी भी हुकूमतें गई हैं तो उसमें से कोई ना कोई, मेरे ख्याल में अगर आप देख ले साद रफ़ीक साहब या जो दूसरे भी थे, वो इस तरह की सी बातें करते थे। पीपल पार्टी के लोग भी इस तरह ही की सेम लैंग्वेज और जुबान वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं बहुत अदब एहतराम के साथ मैं आपकी बात को रद्द कर रहा हूं। मैं फिर भी, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं फिर भी इमरान खान को, मैं फिर भी इमरान खान को इस बात की क्रेडिट करता हूं, वो एक अजीम लीडर है। वो मीटिंग में वो खुद कहते हैं कि कम अज कम जो पार्लियामेंट, चाहे सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, इसमें जो कम अज कम गैर मुहज़्ज़ब या गैर पार्लिमानी अल्फाज से इज्तिनाब करे, वो हम सबको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में देखो डेफिनेटली, लेकिन हर अगर आपकी बात दुरुस्त है, अगर आपकी बात दुरुस्त है और वाकई मैं इस बात में कोई कलाम नहीं रखता, मुझे यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपकी इस बात पर कि वाकई इमरान खान साहब यकीनन एक अजीम लीडर हैं, बल्कि मैं तो उन्हें मसीहा भी समझता हूं पाकिस्तानी कौम का। लेकिन यहां मेरी अक्ल ज़रा कन्फ्यूज़ आ जाती है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बदजुबानी बदकलामी को नापसंद भी फरमाया, उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब पर अपने एतमाद को बरकरार भी रखा। अगर ऐसा ही था तो फयाजुल हसन चौहान साहब को या फवाद चौधरी साहब को तो इनकी विकेट डाउन हो जानी चाहिए थी। इनकी जगह कोई संजीदा, कोई सोबर, कोई बहुत जिसको कहते हैं दानिश्वर, दाना, इंटेलेक्चुअल आदमी आगे आ जाना चाहिए था। शेख रशीद अहमद साहब ने अपना CV दिया तो था, लेकिन वो उल्टी आंतें गले पड़ने के बाद फौरन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, खुदा खैर कर लेगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डेफिनेटली वो मीडिया पे आकर तो एक पार्लियामेंट के अंदर बात होती है, वो पार्लियामेंट के अंदर वो गैर पार्लिमानी अल्फाज अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पे आकर डेफिनेटली वो अपोजिशन को बारे में तो कुछ कहेंगे ना कि जनाब उन लोगों ने करप्शन की है, वो डेफिनेटली अभी जेल में जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये तो रूटीन की बातें होती हैं, डेफिनेटली वो रूटीन की बात वो करते हैं। मेरे ख्याल में इतना संजीदा आप भी ना ले, और वो इससे पहले भी इस तरह की सी वो गुफ्तगू कर रहे थे। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि सिटिंग MNA ने वजीर इत्तलात और नशियात को संजीदगी से ना लेने का मशवरा दिया। नाजरीन, इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम उम्मीद करते हैं कि नासिर साहब आइंदा भी हम इलान देते रहेंगे। हमें वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आऊंगा तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हुकूमती वजीर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी, इम्तियाज अहमद शेख साहब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी। आप कैसे हैं आफिफ भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, सिंध एपेक्स कमेटी के उस इजलास की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा जिसमें सरकारी सरपरस्ती में, कुछ दिलजलों का ये ख्याल है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सरकारी सरपरस्ती में आवाम से बेहुदा मजाक का सिलसिला रुक नहीं पाया है। शहर के सबसे ज़्यादा महफूज इलाके को, जो ऑलरेडी महफूज है, उससे बेसिकली सेफ सिटी मंसूबे को इनिशिएट किया गया है। बाकी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ तो खैर होता रहेगा। सर, मालिक लोग तो पहले ही महफूज हैं, वहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते, वहाँ अगर ज़रा सी हिलजुल हो तो तमाम इदारे चील की तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ तो गरीब का बेड़ा गर्क है सर। वहाँ सेफ सिटी मंसूबा अगर आप मलीर से, लांडी से, कायदाबाद से, लालू खेत से, खारादर से, औरंगी टाउन से शुरू करते तो बजता भी था, ये रेड जोन से शुरू कर रहे हैं। देखिए जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ वजाहत कर दूं, ये सिर्फ रेड जोन का नहीं है, ये मुख्तलिफ हाई जो उनके जोन्स हैं, जहाँ जहाँ मतलब उनके सिलसिले क्राइम के या दहशत गर्दी के या जो लॉ एंड ऑर्डर के रहे हैं, वहाँ से इन्होंने शुरू किया है। और ये चीज़ थोड़ी उस हिसाब से सीक्रेट भी है कि पूरे इलाकों का ये बताया भी नहीं जाता कि कैमरे कहाँ लगे, सिस्टम क्या है। तो मतलब रेड जोन का जिक्र तो इसलिए है कि रेड जोन में लाजमी तौर पे ये होना है, तो मतलब और बाकी शहर में भी होना है। ये सिर्फ रेड जोन इलाकों के लिए नहीं है, या जो VIP इलाका जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए है। और अभी बहुत कैमरास, बहुत से अपना जो चीज़ें लगानी थी इन्होंने वो लगा दी है इन्होंने काफ़ी जगहों पर।
ये जिक्र रेड जोन का आया। और लेकिन इसके सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ कि इस पर मुसलसल काम हो रहा है और मतलब इसके मुख्तलिफ जगहों पे इनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, इनके कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं जहाँ से पूरी मॉनिटर होती है मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ दिनों पर, योम आशूर पर या ईद मिलादुन्नबी के दिनों पर या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दिनों पे। तो ये मतलब तासुर न लें आप कि सिर्फ रेड जोन ही है, ठीक है, कहीं से शुरू करना होता है तो उन्होंने ये शुरू कर दिया यहाँ से, लेकिन डेफिनेटली ये बाकी इलाकों में भी इस वक्त काम चल रहा है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत काम चल रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ इसी इलाके का नहीं है और डेफिनेटली ये जब भी सूरत हाल होती है वो इलाके ईयर मार्क्ड हैं पुलिस के पास, रेंजर के पास और इदारों के पास कि कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो वहीं से मतलब शुरू है ऑलरेडी और मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरे इलाके का नक्शा बयान किया जाए कि कहाँ कहाँ क्या लगा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। दुरुस्त है सर, लेकिन इसी इजलास में एक और दिलचस्प बात यह हुई है कि स्ट्रीट क्राइम्स के मुलजिमों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने की बात की गई है। सर, स्ट्रीट क्राइम के मुलजिमों को पहले पकड़ तो ले, दहशतगर्दी का मुकदमा तो मेरे ख्याल है 500 साल आगे के मंसूबा था, ये ज़बरदस्ती अभी से किसी के गले में डाल दिया गया है। उसके बाद जिस इलाके में वारदात होती है उस इलाके के पुलिस, पार्डन मी सेइंग सो, उस इलाके के सारे नशई पुलिस की हत्थे चढ़ जाते हैं और उनमें से किसी के ऊपर मर्डर का, किसी के ऊपर किसी और का और किसी के ऊपर तो तालिबान का इल्ज़ाम लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि पुलिस को अपना रिकॉर्ड भी साफ करना होता है। तो यहाँ किस हद तक मुलजिमान को आप वाकई मुलजिमान को, हकीकी मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुँचा पाएंगे? आई डाउट इट सर। देखें जी, ये कराची एक मेगा सिटी है, बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ सिलसिले दुनिया के जिस तरह एडवांस मुल्कों में उस तरह के न सही, लेकिन हमारी पुलिस जो है फिर भी मतलब अपना काम करती है। अपने लोगों के पुलिस के अफसरों ने, जवानों ने जानों के नजराने दिए हैं, रेंजर्स ने जानों के नजराने दिए हैं और अमन अमान को बरकरार रखा है। और आप आज के कराची को मतलब अगर आप कंपेयर करें 2 साल 3 साल पहले के कराची से तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अमन अमान की सूरत हाल में भी और मतलब दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी। और जिस तरह के पाकिस्तान में इदारों ने काम किया है इसको कंट्रोल करने के लिए और ख़ास तौर पर जो कराची के ऑपरेशन हुए और उसमें आप देखें कि मतलब ये जो भी इस वक्त ये रेलवे लाइन की बहाली या मतलब और इदारों की और बिल्डिंगों की बहाली, ये सेकंड फेज़ होता है। अदरवाइज़ तो पहले तो पुलिस और इदारे उसी में लगे हुए थे कि अमन अमान बहाल हो। वो अल्लाह की मेहरबानी से और इन्हीं इदारों, पुलिस, रेंजर्स और पाक अफवाज ने भी अपने जानों के नजराने दिए, बॉर्डर पर भी और अंदरूने मुल्क भी जहाँ जहाँ इस तरह की दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, बड़ी मुश्किल से इनको काबू में किया है। सूरत हाल बहुत बेहतर है। और स्ट्रीट क्राइम्स कुछ अर्सा पहले हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सी वजाहत कर दूँ। केयर टेकर के ज़माने में पूरे बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आई पुलिस में और कोई अफसर कहाँ था, किसको तजुर्बा था नहीं था शहरों का, उनको देहात से, अंदरून सिंध से, बाकी जगहों से लगा के कराची में लगाया गया, कराची वालों को कहीं और भेज दिया गया, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक सिलसिला बना दिया गया। उसी में ही टाइम में जो 2-3 महीने थे उसमें थोड़ी ग्रिप कमज़ोर हुई और ये स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी दोबारा से होने लगी हैं। लेकिन अभी अल्लाह की मेहरबानी से फिर दोबारा गवर्नमेंट ने, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दोबारा आई है तो इस चीज़ पे तवज्जो दी गई है। और ये इजलास जो हुआ है अभी मतलब एपेक्स कमेटी का, इसमें बहुत से इक़दाम की बात की गई है, बहुत सी चीज़ों की बात की गई है और ये डिटरेंट है कि मतलब इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, दोबारा शुरू हुई तो उस पर मतलब उनको दहशतगर्दी की अदालतों में या इस तरह के केसेस बनाने की बात की गई है। लेकिन डेफिनेटली उसको भी कानून साजी होगी, उसकी असेंबली में आएगा, बातचीत होगी और देखा जाएगा कि कौन से कानून लागू होने चाहिए, कौन से कानून लागू नहीं होने चाहिए। इस तरह नहीं होगा कि मतलब पूरे का पूरा जो भी क्राइम हो, वो पेटी क्राइम भी हो तो उसको भी दहशतगर्दी में आएगा। उस पर पूरी बहस होगी और इंटेंशन यही है कि मतलब डिटरेंट हो, सज़ा का खौफ हो, सज़ा ऐसी सख्त है कि आदमी इस तरह का जुर्म न कर सके। तो आप यकीन रखें सूरत हाल बेहतर है और ये तो अमन अमान की सूरत हाल कभी कभार इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, दहशतगर्दी के विकदों का वाक़यात हुए हैं, लेकिन उनको देखने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट विजिलेंट है। जैसे ही वाक़े हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन ही इजलास बुलाए हैं, मीटिंग्स की हैं और चीज़ों को काबू रखने के लिए इदारों से, फ़ौज से, रेंजर्स और पुलिस के जवान, उनको मतलब नई स्ट्रेटजी के साथ दोबारा मतलब उनको रीएक्टिवेट कर दिया गया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मतलब सूरत हाल और बेहतर होगी। और सर, डीजी रेंजर्स का इस हवाले से बयान मेरे सामने मौजूद है, फरमा रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोरी होकर हमेशा क्राइम में इस्तेमाल होती है।
उसके बाद फिर ये भी था कि जी मोटरसाइकिलों को अब उसमें ट्रैकर लगाए जाएंगे, मोटरसाइकिलों में ट्रैकर नस्ब किए जाएंगे। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ होगा, पहला मरला पायलट प्रोजेक्ट ये वो। तो सर ये मोटरसाइकिलों में जो ट्रैकर नस्ब करने की इत्तला है, इसका मतलब ये कि अब जितनी मोटरसाइकिलें रोड पर मौजूद हैं ये सब पर लागू होगा, जितनी पहले आ चुकी हैं उन पर भी होगा, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की रोजी का भी कोई खास ख्याल रखा जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि बहरहाल इसमें तो इसकी अफादियत से तो इनकार नहीं है, लेकिन आपको पता है पुलिस का महकमा तो बड़ा एफिशिएंट महकमा है, कहीं ना कहीं से ये अपनी दिहाड़ी का बंदोबस्त कर ही लेता है। देखिए ये मतलब मैं आपको अरविंद साहब ये ज़रूर बताऊं कि ये एक अच्छा आइडिया है, और शुरुआत कर दें, जिनको नई मोटरसाइकिलें जो आ रही हैं उनसे शुरुआत कर दें, और फिर टाइम पीरियड दे दें, जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं उनको लगाने का मौका दिया जाए। एक बेहतरीन तरीका है, टेक्नोलॉजी से ही क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, और अभी इसमें हमारे पास अभी पुलिस में और बहुत गुंजाइश है इदारों में कि यहाँ की और भी पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए, उनको रिसोर्सेज दिए जाएं, गाड़ियाँ हैं, वायरलेस सिस्टम है, और इस तरह की बहुत चीज़ें जो पुलिस को जो ज़रूरत है, लेकिन अब आपको पता है कि वसाइल की कमी भी रहती है। तो ये अगर चीज़ें शुरुआत से टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीज़ों को काबू किया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और ये ज़रूर इसमें जो नई मोटरसाइकिलें हैं उसमें अगर चिप वाला सिलसिला करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ये कंपनियां ही खुद चिप लगा दिया करेंगी, जो मोटरसाइकिल ख़रीदेगा तो इनबिल्ट उसमें चिप होगी, इस तरह का सिस्टम भी किया जा सकता है। और रह गया ताल्लुक करप्शन का, तो मतलब ये चीज़ें तो हर महकमे में हर जगह लोग मौजूद हैं, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं इख्तियार ज़्यादा होता है तो मतलब करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मतलब करप्शन जब बात पुलिस की हो तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप देखें, आप उसके अच्छे कामों को भी देखें, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल का भी देखें, उनकी जानों के नजरानों का भी ज़रूर देखें, जो शहीद होते हैं सिपाही, रेंजर्स के, पुलिस के, फौज के, मतलब वो भी तो यही पुलिस है ना, यही फौज है। और आपने देखा बहुत सी जगहों पर पुलिस ने अपनी जान पे खेल के अपनी जान का नजराना दे के सूरत हाल को काबू में किया। खासतौर पे पिछला वाक़या चाइनीज़ काउंसलेट का आपने देखा, हमारे 2 सिपाही शहीद हुए इसमें। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं कि मतलब जो कि बदनाम करते हैं महकमों को, डिपार्टमेंट्स को। सर मुस्तफा कमाल के गए दौर में कराची में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एक आइडिया आया था, वो भी मेरे ख्याल है कोई इतना ज़्यादा बुरा मामला नहीं था। अगर उसी से इस्तेफादा किया जाता, अगर उसको थोड़ा सा आगे डेवलप करके एग्जीक्यूट किया जाता तो बुरा नहीं था, अच्छा नहीं होता। देखें कमांड एंड कंट्रोल अब भी मौजूद है, वो जो सिस्टम उस ज़माने में बना था सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था जी, वो मतलब सिंध गवर्नमेंट की मदद से ही बना था, तो वो भी आज मौजूद है। उसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पुलिस के हेडक्वार्टर में भी मौजूद है, और कुछ जगहों पर भी मतलब उसकी बनाने की तैयारी करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि शहर इतना बढ़ गया है कि मतलब मुख्तलिफ उसके सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और थोड़े अरसे में आप देखेंगे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के से और सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ये बहुत बेहतरी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतरी आएगी, और हर गली के कोने पे तो पुलिस वाला खड़ा करने सा रहे, कहीं भी दुनिया में नहीं होता। आप दुनिया के बाहर के मुल्कों में जाएं तो नज़र ही नहीं आती पुलिस आपको, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि मतलब उससे आपको हर चीज़ आपकी कवर में होती है, और फिर जहाँ पहुँचना होता है तो रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट 3 मिनट का देते हैं जहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ भी उस तरह की काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हो जाएगा। और पुलिस डेफिनेटली उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी शिकायतें आती हैं, ज़्यादती की शिकायत आती हैं, लेकिन ओवरऑल पुलिस का महकमा अपनी जानें देकर अपना लोगों को अमन दे रहा है। और यहाँ सिंध में हर बड़े शहर में, ख़ास तौर पे कराची में, और जो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है उसमें पुलिस को क्रेडिट जाता है। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सदाकत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबे की अमन अमान की हालत जो है वो पहले से बहुत हज़ार गुना बेहतर है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था तो डीजी रेंजर्स इंस्पेक्ट कर रहे थे उस एक असलहे का जो MQM साउथ अफ्रीका के टारगेट किलर्स वगैरह से मिला है। अजीब अजीब किस्म का कुछ असलहा था, वो दिखाया जा रहा था टेलीविज़न पे। इससे पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते में ही MQM लंदन के कुछ टारगेट किलर्स वगैरह भी पकड़े गए, अजीब अजीब कोई नाम थे, नाम भी मेरे जहन में नहीं है। इसका मतलब ये है कार्रवाइयाँ तो आप रोक रहे हैं, टारगेट किलर्स भी पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि सर ज़ेरे ज़मीन कुछ हलचल अभी भी है, कुछ और भी है जो शायद किया जाना बाकी है, जिसे शायद बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। क्या समझते हैं आप?
बिल्कुल देखिए जी, ये तो गवर्नमेंट जो होती है, एजेंसियां, इदारे, पुलिस, रेंजर्स या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो भी अमन अमान की जिनकी ड्यूटी होती है ना, वो उनका तो काम होता है इन चीज़ों को रोकना, पकड़ना। इंटेलिजेंस के इदारों का काम है कि इन्फॉर्मेशन लेना, फिर उस पर पुलिस का, रेंजर्स का या जो भी इदारे होते हैं उनका फिर अटैक करके उनको पकड़ के उनको अदालत के कट्टे में ले आना, उनको सज़ा देना। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि मतलब जो क्रिमिनल वर्ल्ड है, जो क्राइम का वर्ल्ड है, वहाँ भी मतलब प्लानिंग हो रही होती है इन चीज़ों को तोड़ करने की और क्राइम करने की। और ये चैलेंजेस हैं जो कि हर वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को सामने रहती हैं। तो मतलब डेफिनेटली जो हथियार मिले हैं, ये बड़ी कार्रवाई है रेंजर्स की, उन्होंने बहुत ये बड़ी कार्रवाई की और खुदा न खास्ता ये हथियार फैल जाते तो शहर में नुकसान होने का बहुत बड़ा अंदेशा था। लेकिन मतलब ये मतलब फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि फिर ये रेंजर्स की विजिलेंट सर्वेलेंस थी, इंफॉर्मेशन सिस्टम था, जिनको उन्होंने ये हथियार पकड़ लिए। और मतलब ये फिर भी तारीफ़ के रमज़े में ही आता है और रेंजर्स के या पुलिस के इस तरह की कार्रवाइयाँ। लेकिन आप ये ख़त्म तो नहीं कर सकते ना ये कि क्राइम का होना ही ख़त्म हो जाए। क्राइम तो रहेगा, लोग नए नए तरीके निकालेंगे, नए नए हथियार ले आएंगे, नए नए मंसूबे बनाएंगे और उन चैलेंजेस को काबू करके, फेस करके, उनको इंफॉर्मेशन लेके, उनकी सर्विलेंस करके पकड़ना, रोकना और क्राइम से पहले पकड़ना, यही कामयाबी है रेंजर्स की, पुलिस की, इदारों की। सर लेकिन बात यहाँ खत्म तो नहीं हो जाती, इससे आगे मामला होता है अदालत में कार्रवाई को लेकर चलने का। अखबार पढ़ रहा था तो जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ कि जी फलां फलां केस में मुत्तहदा के बदनाम ज़माना सोशल वर्कर इन्वर्टेड कॉमास में उबैद K2 की बरियत हो गई, फलां केस में फलां को जमानत मिल गई। तो सर आप ऐसे ही होलसेल में पकड़ते रहे, वहां जमानतें होती रहेंगी, वो उधर से निकल करके अपनी दाढ़ी मूछे साफ करके आकर के दोबारा गन ले लेगा और फिर किसी को चुप कराएगा, फिर उसके बाद फिर जाकर के पुलिस उसको पकड़ती रहे। मगर उस वक्त तक आरफीन साहब तो गए ना। देखिए अब इसमें मैं आपसी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोर्टों में प्रोसिक्यूशन के हवाले से अब बहुत हमें काम करना है और उसमें बहुत कोताहियाँ हो जाती हैं और मुल्ज़मान छुट जाते हैं या उन पर साबिती नहीं होती या किसी खौफ की वजह से। तो उस पर मतलब रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जब जुडिशरी पर जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की भी ज़रूरत है, तो साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी चाहिए कि मतलब वो अपने आप में रिफॉर्म्स लाए और गवर्नमेंट का काम है उसमें रिफॉर्म लाए। उस पर काम भी हो रहा है, कई लॉज भी नए बने हैं और विटनेस प्रोटेक्शन का कानून भी उन्होंने दिया था कि जी वो भी एक तरीक़ाकार करें कि मतलब उनको हिफाजत करने के लिए किसी और जगहों पे मुंतकिली करें या उनको सेफ्टी दे दें। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इन प्लानिंग है, लेकिन अभी इसमें करने की ज़रूरत है। और जो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत से लोग सबूत ना होने की वजह से या केसेस कमज़ोर होने की वजह से वो छुट जाते हैं और फिर आके वही क्राइम करते हैं। तो ये मतलब ये चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और मतलब हम और भी इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली लॉ डिपार्टमेंट या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसमें रिफॉर्मेशन पे काम करे। और ऑन लाइटर नोट सर मुझे वाइंड अप करना है। सर सर्दियों की आमद है, कराची में बड़े इंतजार के बाद, बल्कि सब्र आजमा इंतजार के बाद सर्दियां आ गई हैं। ऐसे ही एक एडवाइस आपसे जानना चाह रहा था, ऐसे मौसम में जैतून के तेल और शहद का इस्तेमाल कैसा है इंसानी सेहत के लिए? बहुत ही अच्छा है जी। आप भी जैतून का तेल इस्तेमाल किया करें और बाकी सुनने वाले भी किया करें। मतलब शहद भी बहुत अच्छी चीज़ है और तो शहद का जिक्र तो मतलब पता नहीं कहाँ से और हमारी मजहबी किताबों में भी आया हुआ है, कुरान शरीफ में भी शहद का जिक्र है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें तो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये थे सूबा एनर्जी जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख साहब। इसी ज़बरदस्त किस्म की हेल्थ एडवाइस के साथ यहाँ वक्त प्रोग्राम को वाइंड अप करने का नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।